तो इस बात पर राहुल गांधी ने कहा है कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, खोल रहे हैं और मुसलमान इसको खास करके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहाँ बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूँगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूँ। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इन मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। ये कब तक ज़बानी खर्च करते रहेंगे आप? सर कैश बेस्ड सेंसस की बात की है सर उन्होंने, और बीजेपी इसके खिलाफ है, ये बता रहे सर। अरे आप कर दीजिए, राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? राजस्थान में करिए, आप छत्तीसगढ़ में करवा दीजिए, आपकी सरकार है वहाँ पर करवा दीजिए आप कास्ट बेस्ड सेंसस। कौन रोक रहा था? इतने साल से क्यों नहीं करवाया आप? आपकी सरकार थी यूपीए में, आपने शुरू किया था, उस वक्त लेके आना था जनता के सामने आप। अरे भाई जब आप सरकार में थे आपने नहीं किया, आपने सरकार में थे गुजरात के लोगों का आपने साथ नहीं दिया, आप सरकार में थे आपने कोटा हटाया, आपने यूएपीए को स्ट्रांग कर दिया, आप सरकार में आपने सोशो कास्ट सेंसस आपने शुरू किया था, लेके आना था उस वक्त आप। अभी भी करवा दीजिए ना। हम भी चाह रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस हो। हम भी मानते हैं कि रिजर्वेशन की 50% की लिमिट को ब्रीच होना चाहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी के पास 300 एमपी है। वो फौरन बिल लेकर आए लोकसभा में और 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करें। हम भी सपोर्ट करेंगे उसको। सर राहुल गांधी ने वहाँ पे जाके ये कहा है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो सिंबल को इंस्टॉल किया है वहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग में, वो एक ड्रामा है और कुछ नहीं मोदी सरकार का। देखिए, मैं पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उस वक्त जाने के लिए तैयार था अगर स्पीकर साहब उसका इनॉग्रेशन करते। मैंने साफ तौर से कहा था कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव की नुमाइंदगी करते। वो नहीं हुआ है। हमको इस बात का और भी एतराज़ है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था। वो एक कोई लेकर चले गए। जब आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आप सबको साथ लेकर जाना चाहिए था ना। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, दलितों के भी हैं, आदिवासियों के लिए भी हैं, जो सरना कोर्ट का डिमांड करते हैं, सबके हैं, जो नहीं मानते उनके भी हैं। मगर प्रधानमंत्री ने तो एक तरफा कार्रवाई की। सर समाजवादी पार्टी 2 दिन का कैंप लगाने वाली 5 और 6 को कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव पर उनकी नज़र है। खास बात यह है कि उनका एजेंडा सॉफ्ट हिंदुत्व है। उनको लगता है बीजेपी को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपनाना चाहिए। पूजा और हवन ये उनके 2 टूल्स होंगे अपकमिंग इलेक्शंस में।
इस सॉफ्ट हिंदुत्व के बारे में आपने कांग्रेस के बारे में भी कहा था कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाती है, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? तो क्या कहना है, ये तो ये देखिए सबसे बड़ी लड़ाई ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मैं मोदी से बड़ा हिंदू हूँ, मैं मोदी से बड़ा हिंदू बनूंगा, ये लड़ाई यही हो रही है। तो फिर वो जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की फिर से बात आ जाती है। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म तो इसीलिए इस्तेमाल होता है धोखा देने के लिए उन तमाम लोगों को जो उस भारत के डाइवर्सिटी को मानते हैं। ये आपका सेकुलरिज्म है कि आप समाजवादी कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ करवाएंगे, तो ये सेकुलरिज्म है आपका। क्यों सेकुलरिज्म का नाम लेकर आप मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं और क्यों धोखा देते मुसलमानों को आप? क्यों सेकुलरिज्म का झूठा नाम लेकर आप उन हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस देश की खूबसूरती को मानते हैं, आप उनको धोखा देते हैं? और ऐसे मुकाबला करेंगे बीजेपी से आप नहीं मुकाबला करेंगे इस तरह से बीजेपी से। बीजेपी का उल्टा फायदा कर रहे हैं आप इस तरह करके। क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई आप में बीजेपी में फर्क क्या बताइए ना। नहीं दिखाएंगे, मगर आपको दिखाना है कि मोदी से बड़े हिंदू हम हैं और इसीलिए हम ये सब चीजें करते रहेंगे। सर एनसीईआरटी बुक से कवि इकबाल को हटाया जा रहा है सर, और साथ में खालिस्तान का रेफरेंस भी एनसीईआरटी बुक से हटाया जा रहा है। देखिए इकबाल को हटाना ये सरासर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। सारे जहां से अच्छा जो तराना लिखा वो आप क्यों निकाल रहे हैं उसको? भाई लोगों को पढ़ने दीजिए। कोई इकबाल को पसंद नहीं करेगा, बहुत अच्छा है, तो पढ़ने से पसंद नहीं करेगा ना। और फिर आप हद तो ये कर दिए कि पहले गोडसे का क्या है, सावरकर और गोडसे का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बाद में गांधी का पढ़ाएंगे आप। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इस देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको निकाल दिया, उनके बारे में आप क्यों निकाल रहे हैं? ये पूरे रेफरेंसेस क्यों निकाल रही है बीजेपी? एक ही मकसद है कि हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया जाए, जिसका जिक्र सावरकर ने बरसों पहले किया था कि हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखना, वो काम बीजेपी आज कर रही है। ये सारे मुद्दे आगामी जो पार्लियामेंट सेशन है सर, ये सारे मुद्दे उठेंगे फ्लोर पे, या पिछले सेशन की तरह इस बार भी कोई काम नहीं होगा, सिर्फ जो विपक्ष है और पार्टियां हैं वो सिर्फ धरना प्रदर्शन में रह जाएंगे और कोई सवाल जवाब या कोई ठोस जो सेशन होता है वो नहीं हो पाएगा? हम तो हमेशा से हमारा डिमांड ये रहा, हमारी ख्वाहिश ये रही कि पार्लियामेंट चले, और पार्लियामेंट चलाने के लिए सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन की भी होती है। हमको सरकार पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट चलेगा तो तभी हम सरकार पर एक्सपोज कर पाएंगे ना। अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा है उनका ऑर्डिनेंस का, दिल्ली के ऑर्डिनेंस का, उस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, बीआरएस चीफ से मिले हैं, लेफ्ट के नेताओं से मिले हैं, एनसीपी के नेताओं से मिले हैं, जेएमएम के नेताओं से मिले हैं। इस पूरे जो पूरा ऑर्डिनेंस का इश्यू है, उसको बीआरएस चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बोला कि थ्रेट है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए और फेडरलिज्म के लिए। आप इस मुद्दे को कैसे देखते? केजरीवाल क्यों सपोर्ट किए नरेंद्र मोदी को 370 निकालते वक्त? केजरीवाल को नजर नहीं आया कि एक स्टेट को तोड़ के 3 यूनियन टेरिटरी बनाए गए तो उनके कान खड़े होने चाहिए थे? जब उनको ख्याल नहीं आया, जब वो दिखाना चाह रहे थे कि सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदू केजरीवाल है, उन्होंने कोशिश की 370 निकालते वक्त उनको समझ में नहीं आई बात। ये 370 निकालते वक्त आपने सपोर्ट किया बीजेपी को। अब देखिए ना अब क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतने के बावजूद भी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब आप ऑर्डिनेंस, अब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो सरकार बोलेगी हम बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट में, बिल आएगा उसके बाद फिर आप लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सपोर्ट किए ना बीजेपी को, जब आपको ख्याल नहीं आया 370 का सपोर्ट क्यों किया केजरीवाल ने? एक स्टेट को तोड़ के 3 यूटीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मरो सपोर्ट किए। जितने पार्टियां सपोर्ट किए 370 में, आज क्यों ये बात कर, जब उनको ख्याल नहीं आया था जब 370 के वक्त कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है? यही तो आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तो बीजेपी को फायदा होता है आपकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में है ही नहीं। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे अरविंद केजरीवाल को ऑर्डिनेंस? नहीं, मैं केजरीवाल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व पर चलने वाला आदमी है वो। देखिए उनका ये सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है।
अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहाँ पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहाँ पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है। ये कौन सा जवाब है इनका? एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया है फॉरेन लैंड पे, विदेशी ज़मीन पे, और खासतौर पर बीजेपी इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि विदेशी ज़मीन पे देश की इज्जत को रख नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी, वहाँ जाकर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं और वो भी काफ़ी सरकारिज्म वाले स्टाइल में की। नहीं ठीक, अब वो जाने, बीजेपी वाले जाने, मैं हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूं, हर चीज़ पर मैं क्यों तबसरा करूं, वो उनको देखना चाहिए। सर आप एक सांसद हैं और एक लॉ मेकर भी हैं। हाँ, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। कानून के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है, फंडामेंटल राइट है। लगता है जैसे आप विदेशी धरती पे गए थे कीर्ति आजाद के साथ, आप एक डेलीगेशन में आपने अपने देखिए एक बात सुनिए, जब हम पाकिस्तान गए थे, जब वहाँ पाकिस्तान में भारत के ऊपर, देश के ऊपर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए दिए जा रहे थे तो हम उसको डिफेंड किए और करते रहेंगे। अब कोई उनकी शख्सी राय है, पर्सनल राय है, तो उस पर हम कैसा बोलेंगे? उनसे पूछिए, उनके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। काफ़ी लंबे अरसे से सर पहले जंतर मंतर पर रेस्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना होता है उस दिन उनको हटा दिया जाता है। अभी भी उनको उनके ग्रीवेंसेस को, उनके जो कंप्लेंट्स है उसको सरकार की तरफ से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। कई मंत्रियों से इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो भागते नजर आए। इस पूरे जो आंदोलन है प्लेयर्स का, रेस्लर्स का, जो कई जगहों पर इंटरनेशनल इवेंट पर अपने मेडल्स लेके आए हैं, कंट्री का नाम ऊंचा किया है, इस पर आप इस पूरे इशू को कैसे देखते हैं? देखिए इस पर तो दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है बीजेपी के एमपी के बारे में कुछ कार्रवाई लेने के लिए। अब ये मसले में जिनको बोलना है वो उनको बोलना चाहिए, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब शाहीन बाग हो रहा था या चौतरफ हो रहा था, तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का हो रहा था तो सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब देखिए अब आप क्या हो रहा है। अब तो ये जो रेस्लर्स का मामला है, ये तो अब दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा, मैं क्या बोलूँ उसको। आपका कहना है कि उन लोग, कई सारे खिलाड़ियों ने, कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने पुराने जो CAA का प्रोटेस्ट है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है, उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आप नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सामने सब चीज़ें हुई हैं। अब दिल्ली पुलिस ने खुद कह दिया तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? अभी दिल्ली पुलिस का वर्जन आया, अभी वो कह रहे हैं, तो ये तो, और आपकी बात सही है कि सरकार की जितनी महिला मंत्री हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। एक तो वीडियो देखा मैं कि एक महिला मंत्री माशाल्लाह दौड़ रही हैं। सर विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव तकरीबन करीब हैं और आप तेलंगाना में
जिला दर जिला घूम रहे हैं, अपनी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आपकी क्या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि आप MP सीट 1 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे यहाँ पे और 7 से ज़्यादा सीटों पर विधानसभा लड़ेंगे? इस बारे में मैं जो तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हमारी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, मैं जा रहा हूँ, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों से बात कर रहा हूँ, उनसे मशवरा कर रहा हूँ, उस इलाके के, वहाँ के शहर के, ज़िले के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ और उनका जो मशवरा होगा, उनका जो एडवाइस होगा उसको मैं जहन में रखूँगा। अब उसके बाद ही हम चुनाव के वक्त ही फैसला लेंगे कि कितने विधानसभा की सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले विधानसभा का चुनाव होगा दिसंबर में, इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा, और फिर पूरे देश में होगा पार्लियामेंट का चुनाव, तो उस वक्त फैसला लेंगे। मगर हम जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जो वहाँ पर जनता के जो मसाइल हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं और हम अपने पब्लिक मीटिंग से उन तमाम पार्टीज़ को जवाब दे रहे हैं जो MIM पर तनकीद करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं।